ओके, तो ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं आपके सोसाइटी एलिमेंट के लिए बेसिकली। तो आप जैसे कि रीड कर सकते हैं चैप्टर 1, अंडरस्टैंड सोसाइटी कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो हमें पता है कि इस एग्जाम की जो अप्रोच है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर है। तो मैंने उसी तरीके के कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके इस एग्जाम के अंदर। प्लीज एक बार देखिए। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द रूट्स ऑफ द टर्म सोसाइटी कैन बी ट्रेस्ड टू द लैटिन वर्ड socius which means companionship और friendship। ओके, तो आप इसके अंदर समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। या तो दे कैन आस्क ऐसे कि कि जो वर्ड सोसाइटी है वो कहाँ से ट्रेस किया गया है, या फिर वो कौन सी ऐसी ट्रेडिशनल लैंग्वेज से आया है। तो ये वहां आपको ऑप्शंस दिए रहे होंगे कि लेटिन वर्ड है या फिर कोई और ऐसा वर्ड है जहां से ये आया है, कहाँ से इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। तो आप लैटिन, सोशियस और कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप, ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप याद रखिएगा कि जो सोशियस है उसका मतलब होता है कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप, और इसकी जो रूट्स हैं वो एक लेटिन वर्ड सोशियस से निकली है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, सिंपल है। तो आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके रख सकते हैं, लेटिन, सोशियस, कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। अभी इस क्लास के बाद में ये जो नोट्स हैं ये हम टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्कुलेट कर देंगे, या फिर हम आपको सीपी यादव का जो ऐप है वहां पे इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, मैम ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। अपलोड हो गया है। ओके, मुझे नहीं पता था कि ये वाला पीडीएफ अपलोड हो गया है। ऑल राइट, तो आप वो पीडीएफ खोल के रखिए, तो हम साथ के साथ में आप टिक करते जाइए या फिर उसको पढ़ते जाइए। एक सेकेंड। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंटर विच इज अकॉर्डिंग टू द गिडिंग्स। गिडिंग्स कौन है? एक ऑथर है, एक फिलोसोफर हैं जिन्होंने क्या डेफिनेशन दी? सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। मैंने इसका हिंदी में भी थोड़ा ट्रांसलेट कर दिया है। ये गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति एक साथ बंधे होते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अब आप पूरा पूरा डेफिनेशन ऐसे याद करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे गिडिंग्स हैं तो उन्होंने क्या लिखा है, बेसिकली आप ऐसे लिख लीजिए, सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ। आप सिर्फ यूनियन को लिखिए, गिडिंग्स के नीचे यूनियन लिखिए। सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस ये लिखिए अपने नोट्स के नीचे, या फिर इसको सिर्फ हाईलाइट कीजिए। और एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स, आप ये तीन पॉइंटर्स लिख लीजिए। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है तो मैं हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ एक बार सिर्फ वर्ड से ही हाईलाइट करने का। हाँ चलिए, इट्स डन। तो जो जो चीजें मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ वो आप भी हाईलाइट कर लीजिए। ये फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर आप लेटिन, सोशियस और ये नीचे कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप को हाईलाइट करके रखिए। इससे आपको याद करने के अंदर काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है गिडिंग्स। गिडिंग्स, ये आपको डेफिनेशन का मतलब समझ में आया कि गिडिंग्स ने क्या कहा कि सोसाइटी जो है एक वो स्वयं संघ है। हम एक स्वयं संघ का पार्ट हैं, हमारे साथ में काफी सारे लोग जो है वो एसोसिएटेड है एंड दे आर बाउंड टुगेदर। जैसा हमें पता है सोसाइटी डायनामिक है, और जो ह्यूमन है, ह्यूमंस एक ऐसी प्रजाति माने जाते हैं जो आइसोलेटेड नहीं रह सकते। उनके लिए सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत जरूरी होता है। अगर कोई पर्सन, कोई ह्यूमन आइसोलेटेड ज्यादा टाइम तक रहता है तो वो सोसाइटी के अंदर इंटरैक्ट करना और एडजस्ट करना नहीं जानता। इस पीडीएफ के एंड में मैंने कुछ केस स्टडीज डाले हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो आइसोलेटेड रह गए, तो उनको समाज में एडजस्ट करने का, उठने बैठने का या फिर समाज में जीने का तरीका नहीं आ पाया। तो एक बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो वो तभी उसी एज से लोगों को पहचानना, मेमोराइज करना वो स्टार्ट कर देता है, और उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर ही यूनियन इटसेल्फ
sum of former relations, associating individuals are bound together। ये आप तीनों पॉइंटर्स को हाईलाइट करके रखिए अपने पास में, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट विच इज द डेफिनेशन विच वाज गिवन बाय जॉर्ज सिमिल। तो देखिए इसमें वो एक एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजी थिंकर थे। तो उन्होंने क्या स्टेट किया, इट इज द एलिमेंट ऑफ सोशिएबिलिटी और कंपेनियनशिप विच डिफाइंस द ट्रू एसेंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, ये एक एलिमेंट है। वेट या तो सोसाइटी क्या है, एक एलिमेंट है सोशिएबिलिटी का। सोशिएबिलिटी क्या होता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये सामाजिकता का या जुड़ाव का तत्व है, ठीक है। तो आप इसको हाईलाइट करेंगे। कंपेनियनशिप विच डिफाइंस द ट्रू एसेंस ऑफ सोसाइटी, ये ट्रू एसेंस वाली लाइन जो है ये भी आप हाईलाइट करेंगे। कभी कभार क्या होता है, आपसे पूरा डेफिनेशन देके पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने लिखा है। तो पूरा डेफिनेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद रखना या कभी भी याद रखना, देखिए अगर हम बार बार रिवाइज नहीं करते ना, तो चाहे कितने ही डेफिनेशन हमें याद हो, हम उनको भूलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डेफिनेशंस में से कुछ कुछ अलग होता है। जो देखिए, अगर आप कंक्लूजन में देखेंगे तो सारी डेफिनेशन कहीं ना कहीं उनमें सोसाइटी वर्ड यूज हो रहा है, एसोसिएशन यूज हो रहा है, इंस्टीट्यूशन यूज हो रहा है, रिलेशन यूज हो रहा है, इस तरीके के सारे एलिमेंट्स या ये सारे वर्ड यूज करे जाते हैं। लेकिन जो आपको डिफरेंस लग रहा है कि एक दो जैसे कोई डेफिनेशन है, उसके अंदर जो डिफरेंस है, आपको वो कीवर्ड्स को मार्क करना है और वही आपको याद रखने हैं। तो ये कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, प्रख्यात समाजशास्त्री जॉर्ज सिमिल ने कहा है कि ये सामाजिकता या जुड़ाव का तत्व है जो समाज के वास्तविक सार को परिभाषित करता है कि सामाजिकता क्या है, उसमें रहने का मतलब क्या है, उसमें जीने का ढंग क्या है, ठीक है। फोर्थ इज एरिस्टोटल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि एरिस्टोटल एक बहुत ही जाने माने थिंकर थे और इनकी जनरली डेफिनेशन आ जाती है, कई बार नेट के एग्जाम में भी आ जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने काफी सेंचुरीज पहले कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जैसा मैंने आपको बताया कि आदमी जो है एक सोशल एनिमल है। इट ब्रिंग्स इनटू फोकस दैट मैन ऑलवेज लिव्स इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, और इंसान हमेशा दूसरों की कंपनी में रहना ही पसंद करता है, ठीक है। और कंपनी ऑफ अदर पीपल, आप ये जो पहला एलिमेंट है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और ये जनरली पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है कि मैन एक सोशल एनिमल है, ठीक है। अरस्तु ने सदियों पहले कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इससे यह बात सामने आती है कि मनुष्य सदैव दूसरे लोगों की संगति में रहता है। संगति कैसे दूसरे लोगों की हो गई, पहली जो संगति इंसान अपनी फेस करता है वो करता है अपनी फैमिली की। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका उसका जो परिवार है, वही उसके पहले ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो इंटरेक्ट करता है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है, अपने प्री प्राइमरी स्टेज में जाता है, तब वो अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के यहाँ पे जाता है या उन्हें देखता है, तो वो उसका एक समाज बनता है। फिर उसके बाद जैसे 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 बड़ा होता जाता है, तो वो एक सामाजिकरण का, एक पूरी सोसाइटी का पार्ट बनता जाता है और अलग अलग सोसाइटी फिर कम्युनिटी इन सब का वो हिस्सा बन जाता है। लेकिन उसका जो प्राइमरी विकास हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, वो उसकी फैमिली से स्टार्ट हो रही है। और सोसाइटी की भी जो फर्स्ट यूनिट है वो फैमिली है, कि वहीं से एक इंडिविजुअल समझता है कि सोशली उसको इंटरैक्ट कैसे करना है, उसके एक्शंस किस तरीके के होने चाहिए। फिफ्थ इज ऑगस्ट कोम्टे व्यू सोसाइटी एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म। देखिए एरिस्टोटल की डेफिनेशन में और ऑगस्ट कॉम्टे की डेफिनेशन के अंदर ये दोनों एक, अगर हम बात करें अ सोशल ऑर्गेनिज्म और मैन इज अ सोशल एनिमल, ये दोनों सेम है, लेकिन इनका बस कहने का तरीका अलग है। उन्होंने लिखा है ऑगस्ट कोम्टे ने कि इंसान सोशल ऑर्गेनिज्म है, एक आदमी सोशल ऑर्गेनिज्म है, और एरिस्टोटल ने लिखा है कि वो एक सोशल एनिमल है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो की डिफरेंस है, यही आपको याद रखना है कि किस ऑथर ने क्या लिखा है, किस थिंकर ने क्या लिखा है। ओके, सो ऑगस्ट कोम्ते कौन थे, अगर कोई मुझे बताएगा प्लीज, ऑगस्ट कोम्ते कौन थे। फादर ऑफ सोशोलॉजी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये हमें, क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशल, और एक और चीज, ओके, फादर स्लैश मदर ऑफ सोशल वर्क कौन थे। यस। हु वाज कंसिडर्ड एज द फादर स्लैश मदर ऑफ सोशल वर्क।
I think if I don't mistake, Durga Desmukh or what? Durgabai Desmukh. No, not from Indian Mary perspective. Richmond. What? अच्छा, Mary Richmond. नहीं, one more chance. Write down Jane Addams. She was the mother of social work. Jane Addams. Janeaddams. She was the one who gave a thought about social work, और उन्हीं से social work start हुआ था. And she was a female. कई बार आप गूगल पे देखेंगे कि फादर ऑफ सोशल वर्क में जेन एडम्स का नाम आ रहा है. मुझे भी बहुत लेटर ऑन पता चला कि ये फीमेल नाम है, फिर ऐसे क्यों आया ना, जब मैंने पढ़ा देन आई रियलाइज कि ये एक फीमेल है और उन्हीं से सोशल वर्क चालू हुआ था. अगर हम कहीं देखते हैं कि रूट्स कहाँ जा रही हैं तो वो वहीं जा रही हैं, जेन एडम्स पे. ठीक है. मैरी रिचमंड मैम में मैम प्लीज रिपीट द नेम. जेन एडम्स. JANE. ओके. ओके. सो अब ये भी चीज याद रखिएगा, मैं उसको पॉइंटर में ऐड कर दूंगी. आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या, कैसे आपको याद करना है? अगर इस जैसे इस डेफिनेशन में आप देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे के डेफिनेशन में अगर आपने सिर्फ ये याद रख लिया अ सोशल ऑर्गेनिज्म, तो जो आगे जो डेफिनेशन है उसको याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन सोशल ऑर्गेनिज्म एक ऐसा वर्ड है जो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम, क्योंकि उस टाइम हम नर्वस भी होते हैं. हम जब मॉक्स ऐसे नॉर्मली देते हैं तो हमारे काफी ज्यादा मार्क्स आते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे हम चीजें भूलते हैं बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ फियर. तो इसलिए आप जितना ऐसे लिखकर और उसको रिवाइज करते रहेंगे ना तो चीजें सिंपल रहेंगी. सिक्स्थ इज एमिल डर्केम. रिगार्डेड सोसाइटी एज अ रियलिटी इन इट्स ओन राइट. उन्होंने क्या बोला कि एमिल डर्कीम ने समाज को अपने आप में एक वास्तविकता माना. रियलिटी तो है ही ना सोसाइटी. आप जो देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, दैट इज द रियलिटी, दैट इज ट्रू. और आप देखेंगे कि अलग अलग सोसाइटीज के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं. इंडियन सोसाइटी के अंदर अलग तरीके की आइडियोलॉजी है, वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर अलग तरीके की आइडियोलॉजी है. तो लेकिन जो सोसाइटी का आप पार्ट है, तो उनका जो एक पर्सपेक्टिव है, वो जो बच्चा एक सोसाइटी का पार्ट है और वो उसमें बड़ा हो रहा है, तो उसका सोचने समझने का तरीका 80% तक जो है वो उसकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहता है. आज जैसे हम इंडियंस हैं तो हम उसी पर्सपेक्टिव में सोचते हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट एज वी लिव इन वेस्टर्न सोसाइटी. तो वहां पे जो सोचने का तरीका है वो अलग है. तो वास्तविकता आप जिस सोसाइटी में है वही माना जाता है. आप जिस सोसाइटी का पार्ट है वही मानेंगे. हर 10 किलोमीटर में हमारे सोचने समझने का तरीका चेंज हो जाता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. ठीक है. तो ये तो छोटा सा डेफिनेशन है, छोटी सी सेइंग है, तो आपको ये पूरा ही अगर हम मार्क कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रह जाएगी. सेवेंथ है टैलकॉट पार्सन की डेफिनेशन, जिन्होंने कहा सोसाइटी इज अ टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन नो in so far as they grow out of the action in terms of means and relationship, intrinsic और symbolic. टैलकॉट पार्सन के लिए समाज मानवीय रिश्तों का एक पूरा परिसर है जहां तक वह साधन अनुसंबंध के संदर्भ में कार्रवाई से विकसित होते हैं, चाहे आंतरिक रूप से या प्रतीकात्मक रूप से. जो आपके दिमाग में आइडियाज इनकलकेट होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आपकी सोसाइटी से. अगर एक इंसान आइसोलेटेड वे में किसी जंगल में रह रहा है तो कहाँ से उसको आइडियाज आएंगे? उसको आएंगे वो इंट्रिंसिक होंगे, लेकिन वो बाहर से कुछ ऐसा लर्न नहीं कर पाएगा. तो जो उसको आइडियाज आते हैं वो उसकी सोसाइटी से ही आते हैं. सोसाइटी यानी फैमिली, कम्युनिटी, जिस भी नेशन का वो पार्ट है, उसके जो आइडियाज आते हैं वो वहीं से आते हैं. ठीक है. तो आप इसके अंदर मार्क कर लीजिए टैलकॉट पार्सन, टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है ह्यूमन रिलेशनशिप को? किसी को कोई आइडिया है? देखिए, जब हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि एक जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन थिंकिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो बहुत डायनामिक है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है. तो एक इंसान जैसा आप अपने फैमिली के अंदर बिहेव करते हैं या फिर जैसा आप अपने घर में बिहेव करते हैं और जैसा आप बाहर बिहेव करते हैं,
इन दोनों चीजों के अंदर बहुत फर्क होता है। आप जैसे घर पे हैं वैसे बाहर नहीं है, और आपके जितने भी रिलेशनशिप है आप किन्हीं भी दो लोगों के साथ एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते। आप अपने फादर के साथ अलग है, आप अपनी मदर के साथ अलग है, आप अपने सिबलिंग्स के साथ अलग है, अपने दोस्तों के साथ अलग है, अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अलग हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशन का एक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अलग अलग रिलेशन से अलग अलग तरीके से डील करना होता है, तो इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये जो चीजें मैंने मार्क करी है इसको मार्क कर लीजिए। 8th इज जीएच मीड। और एक बच्चे ने मुझसे टेलीग्राम पे पूछा था कि मैम ये प्लीज जीएच मीट की थ्योरी आप जो है ना ये बताइए। तो वो है सोशल इंटरैक्शन एंड सेल्फ की थ्योरी। उसके लिए मैं अलग से नोट्स बनाकर आपको दूंगी। जो हमें आइडियाज आ रहे हैं जो हम हैं, एक सेकंड मैं एक बार अपना कनेक्शन थोड़ा स्टेबल कर लेती हूँ। वेट फॉर अ वाइल। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। ठीक है, सो जीएच मीड ने क्या कहा, कंसीव सोसाइटी एज एन एक्सचेंज ऑफ, उन्होंने क्या कंसीव करा कि सोसाइटी एज एन एक्सचेंज ऑफ जेस्चर्स व्हिच इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंबल्स। जीएच मीड ने समाज की कल्पना इशारों के आदान प्रदान के रूप में की जिसमें प्रतीकों का उपयोग शामिल है। ओके, किस तरीके के जेस्चर्स, कैसे जेस्चर्स होते हैं, कोई आइडिया? प्लीज बी इंटरैक्टिव, वरना ऐसे फिर थोड़ा लगेगा नहीं कि क्लास चल रही है। मैम वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर शायद, एग्जैक्टली देखिए, ये अगर आप बॉडी लैंग्वेज। इस डेफिनेशन को अगर आप रिलेट करेंगे जेस्चर्स एंड सिंबल से, तो आप जाते हैं आप किसी के भी एक्सप्रेशन कभी ब्लंट नहीं देखेंगे। या तो इधर हिज और हर फेस इज एंग्री, या फिर किसी का आप बोलते हैं ना, जब आप किसी की पर्सनालिटी सिर्फ उसके फेस से रीड करने की कोशिश करते हैं, तो किसी का बहुत हैप्पी फेस होता है, किसी का थोड़ा एक सिंसियरिटी की तरफ एक्सप्रेशंस रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरा जेस्चर ही, ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जो है, ये सिंबॉलिक एक्सचेंज ही जो है, वो क्या है? तो प्लीज बताइए, थोड़ा इंटरैक्टिव बने हम। आपके जो भी दिमाग में आइडियाज हैं वो बताइए। आइडियाज क्या करेंगे, आप जो चीज अभी सोचेंगे अपने दिमाग में लाएंगे वो चीज आपके अटक जाएगी, और दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। मैम एक तो ये भी होता है ना जेस्चर, जैसे मतलब अगर हम किसी को देख के कन्विंस कर रहे हैं क्या है उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, और दूसरा एक तो ये होता है कि शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ कि अगर हम एक्सचेंज करते हैं जेस्चर, मतलब ये होता है कि शायद एक कोई थ्योरी थी उसमें मैंने देखा था कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो हम लोग देते हैं ऐसे ऐसे एक्सचेंज करने का वैसे मिलने का भी होता है। हम लोग वो रखते हैं आइडिया और वो। सॉरी मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। या नाउ एम आई ऑडिबल? या प्लीज। या मैम, हाँ, यस मैम। एक और जेस्चर्स, कौन कौन से ऐसा हमारे सोसाइटी का पार्ट है जिनको जेस्चर्स और सिंबल्स एक्सचेंज करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? डेफ एंड डम जो जो लोग डम होते हैं, जो डम एंड डेफ है। एग्जैक्टली exactly, उनके अगर हम ये डेफिनेशन को उनके बेस पे देखें, तो उनका उनकी भी तो सोसाइटी है, वो भी तो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है।
और वो जेस्चर्स, सिर्फ सिंबल्स और जेस्चर्स अपने एक्सचेंज करके हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, और हमारे लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लंट होके कोई आप अपने आप को किसी की बात बताना चाहेंगे, देखिए कितने सोशोलॉजिस्ट होते हैं या कितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो सिर्फ आपके बिहेवियरल एक्शन से ये बता देते हैं कि आप किस सिचुएशन में है। मतलब 50% एनालिसिस वो आपके एक्शंस, जेस्चर्स, सिंबल्स के बेसिस पे ही कर लेते हैं कि आपका हाथ कैसे मूव कर रहा है, आपकी आंखें किस तरफ मूव कर रही है, आप कहाँ देख रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट है या नहीं, इस तरीके की चीजें वो पहले ही बता देते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ जेस्चर्स, ये जो टर्म है ना, दिस यू नीड टू रिमेम्बर, तो इसको भी मार्क कर लीजिए। तो हम इस डेफिनेशन को इस तरीके से याद रख पाएंगे। नाइन्थ है मॉरिस गिन्सबर्ग। उन्होंने क्या डिफाइन किया? डिफाइन सोसाइटी एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर। यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस, कि कैसे ना कैसे रिलेशंस में, ये जरूरी नहीं है कि कोई ब्लड रिलेशन हो, मे बी हम नेबर्स हो सकते हैं, या फिर किसी डिस्टेंस, किसी वाया वाया फ्रेंड हम एक दूसरे को जान सकते हैं। मोड ऑफ बिहेवियर विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट एंटर into these relations or who differ from them in behavior. Differ from them in behavior, क्या कहना चाहते हैं ये, कोई बताएगा? देखिए एवरीथिंग इज रिटन हेयर, सब कुछ लिखा हुआ है, और ये कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है कि हमें कोई चीज सॉल्व करनी है, हमें बस स्टेटमेंट को समझना है, अपने तरीके से समझना है। आप सबका तरीका समझने का अलग हो सकता है, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस क्रैक करना है कि इसको चीट कोड डेवलप करना है कि आपको याद कैसे रखना है। कोई बताएगा? फील फ्री। चलिए मैं उन्होंने बताती बताया कि एक जो सोसाइटी है, सोसाइटी जो है एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप में रहती है जिसमें एक मोड ऑफ बिहेवियर रहता है, और वो एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस रिलेशनशिप या उस बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा कि नहीं, उससे डिफर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इन्होंने क्या कहा कि मॉरिस गिन्सबर्ग ने समाज को ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया है, करते हैं जो कुछ संबंधों या व्यवहार के तरीकों से एकजुट होते हैं और जो उन्हें लोगों से अलग करते हैं जो इन संबंधों में प्रवेश नहीं करते हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न होते हैं। व्यवहार में यहाँ पे भिन्न होने का मतलब ये नहीं है कि उनका काम किसी और तरीके का है, या फिर वो एक दूसरे को यूनाइट कैसे करते हैं। मानिए एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर किसी भी अलग कास्ट के लोग हो सकते हैं, उनमें एक जो यूनिटी है, वो यूनाइटेड जो फील करते हैं वो अपनी कास्ट वाले लोगों के साथ ज्यादा करते हैं या अपनी क्लास वाले लोगों के साथ ज्यादा करते हैं। ऐसा है, उनका बिहेवियर उसी उन्हीं ग्राउंड पे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो कन्वेंशंस हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, वो मैच करते हैं, तब वो उनके साथ में यूनिटी के फीलिंग के अंदर फॉल करते हैं। अगर अलग है तो अलग किसके हैं? माना जैसे एक एक कास्ट है, कास्ट ए, एंड एक कास्ट है, कास्ट बी। दोनों का कोड ऑफ कंडक्ट, वो एक रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन उनका कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि आप रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी के अंदर भी देख लीजिए, वहां पे जो चीजें हो रही हैं वो डिफरेंट होती है, और वो हमारी सोसाइटी यानी अर्बन सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं, अगर हम अर्बन सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो वो अलग होती है, उनका चीजें करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। जैसे कि अभी भी रूरल सोसाइटी के अंदर जो है ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है या फिर रह रहा है, लेकिन अर्बन सोसाइटी के अंदर काफी सारी जो है न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, वो माइग्रेट करके यहाँ आ गए रूरल एरियाज से लोग, तो उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना वो बदल गया। वहां पे किनशिप बहुत बड़ी मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पे है कि इतना इन्फ्लेशन है, तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है कि सब जॉब पे जा रहे हैं, तो फैमिली जो है ना वो न्यूक्लियर ऐसे होती जा रही है, अलग अलग होता जा रहा है सब कुछ। लेकिन अगर आप किसी ग्राउंड्स पे देखेंगे ना कि सिमिलैरिटी कहाँ रहेगी, तो सिमिलैरिटी अपनी कास्ट वालों के साथ में, अपनी क्लास वालों के साथ में, ये ये जो इसका क्रक्स है ना इस डेफिनेशन का, वही है कि हम उनके साथ खुद को मानेंगे जो कि हमारे जैसा बिहेव कर रहे हैं, और हम उनसे आउटकास्ट कर देंगे या फिर खुद ही निकल जाएंगे जो हमारे जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, या फिर अलग उनका थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है वैसे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द, अभी ये क्लास 10 मिनट के अंदर ओवर हो जाएगा, मैं दोबारा एक लिंक शेयर करूंगी, फिर हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, तो पैनिक मत होइएगा आप लोग। 10th डेफिनेशन में है कोल। कोल ने कहा, कोल सॉ सोसाइटी एज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस
कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन। एंड मैंने आपको जैसा कहा था ना कि इसमें सारी डेफिनेशंस के अंदर एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस, इस तरीके के शब्दों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। विद अ कम्युनिटी, सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विद अ कम्युनिटी। स्कूल ने समाज को एक समुदाय के साथ संगठित संघों और संस्थाओं के समूह के रूप में देखा। तो क्या है अब, पहले लास्ट आंसर किसने दिया था? मैंने दिया था मैम। अच्छा, ओके। अभिषेक के अलावा कोई बताना चाहेगा ये जो 10 डेफिनेशन है इसका मतलब? ठीक है, एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में चलो मुझे बता दो आप लोग कि क्या है, कैसे एसोसिएशंस होते हैं। अगर किसी को सोसाइटी की थोड़ी नॉलेज है, पहले आपने पढ़ रखा है, डेफिनेटली आपने पढ़ रखा है, तो कौन से एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी के अंदर? मैंने अभी एक हिंट आपको लास्ट डेफिनेशन में दिया था। क्या कर मैम किस एसोसिएशन का पहले तो मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल विच इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। एग्जांपल इसका हम लोग ऐसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हर स्कूल में फुटबॉल एसोसिएशन होता है, ये ऐसे होते हम्म, हैं एसोसिएशन, उसके नाम में ही हम्म, होता है एसोसिएशन। ये एग्जांपल होगा। इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में हमारी फैमिली आती है, मतलब जो हम जिनसे हम प्राइमरी डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, फेस टू फेस रिलेशन रहता है। हम्म, और सेकेंडरी में वो रहता है जिसमें हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है या फेस टू फेस पर वो कनेक्शन नहीं रहता है, पर वो रहता है जैसे पर ग्रुप या रेफरेंस ग्रुप। हम्म, और कम्युनिटी का सबको पता ही है, कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर पीपल डू लिव्स, वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव। तो इन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली, सोसाइटी जो है इट इज ऑर्गेनाइज, यही है कि एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब दोनों तरीके के रहते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप्स का रिलेशनशिप है इनके बीच में। इनको एग्जैक्टली, कम्युनिटी के साथ इन्होंने रिलेट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन को हम यहाँ समझेंगे फैमिली और मैरिज के ग्राउंड्स पे। फैमिली और मैरिज क्या होता है, ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं। एक सोसाइटी का ये एक ऐसा पार्ट है जिसको कभी भी इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। अगर फैमिली एंड मैरिज, मैरिज के बाद में एक ह्यूमन या फिर दो ह्यूमन मिलके क्या करते हैं, एक फैमिली ही स्टार्ट करते हैं, तो वो आप सोसाइटी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। अगर आप वो फैमिली और मैरिज को हटा देंगे तो उसकी पहली ही यूनिट चली गई। अगर पहली ही यूनिट चली जाएगी तो क्या होगा, सोसाइटी रहेगी? अगर ह्यूमन बॉडी में से सेल ही चला गया तो क्या ह्यूमन बॉडी रहेगी? तो उन्होंने इस नहीं। तरीके से उस चीज को समझा। तो ये बहुत ही एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस की बात जो ये रेफर कर रहे हैं, फैमिली और मैरिज की बात में रेफर कर रहे हैं कि इस तरीके से जो भी ग्रुप्स हमारे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और कॉम्प्लेक्सली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द 11th पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर एंड पेज। अब इनकी डेफिनेशन देखिए, इनकी काफी अच्छी डेफिनेशन है, अच्छी लंबी डेफिनेशन है। तो सोसाइटी इज एसेंशियली अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ social relationships characterized by a system of usages, procedures, authority, mutual aid, various groupings and divisions, controls over human behavior and individual liberties, essentially describing it as a web of social relationships। आपको जो इस डेफिनेशन में याद करना है वो करना है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स अगर आप खुद का एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स लीनियर नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो वेब ऑफ रिलेशनशिप है। जैसे वेब ऑफ फूड, वो फूड चेन आप देखा होगा आपने बचपन में, 10th में जब आपने पढ़ाई करी होगी, तो फूड वेब देखा होगा, फूड साइकिल देखा होगा। इस तरीके से चलता है साइकिल, और वेब होता है अलग 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 तरीके से। वैसे ही जो सोशल रिलेशनशिप्स है वो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हैं, कि इतने सारे कंडक्ट होता है हमारा। इधर किसी से रिलेशन है, इधर किसी से, हमारे सुपरवाइजर से, हमारे पीयर्स से, हमारी फैमिली से। तो इस तरीके से वेब ऑफ रिलेशन है, जहाँ पे उस वेब से क्या डिसाइड होता है, आपके सोशल रिलेशनशिप डिसाइड हो रहे हैं पहले तो, सिस्टम ऑफ यूसेजेस, कार्य करने के तरीके हो रहे हैं, प्रोसीजर्स क्या है, अथॉरिटी, म्यूचुअल एड, वेरियस ग्रुपिंग्स एंड डिविजन। उनके अंदर भी वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स के भी अंदर आप क्या देखेंगे कि आप है, आपकी फैमिली है, आपके किसी रिलेटिव की फैमिली है, ऐसे ऐसे करके कई सारी फैमिलीज हैं। ठीक है, तो उन्हीं को मिलाकर, और फिर जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके आसपास हैं, उनको मिला के सोसाइटी बनती है। और हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है एज अ पर्सन, वो भी किसके द्वारा बनाया जाता है, हमारी सोसाइटी के द्वारा। हम कई बार जैसे बोलते हैं कि सोसाइटी डिसाइड करती है
हमें ऑथोराइज करते हैं कि भाई हम कैसे अपना कोड ऑफ कंडक्ट रख रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। वो सोसाइटी पे बहुत एक महत्वपूर्ण एक बात होती है कि बहुत मैटर करता है। तो ये वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप आप बिल्कुल याद रखिएगा, मैक्लेवर ने दिया था ये। ठीक है। 12th है गिन्सबर्ग, गिडिंग्स, कोल एंड क्यूबर। उन्होंने अब इन 4-5 लोगों ने क्या करा, गिन्सबर्ग, गिडिंग्स, कोल एंड क्यूबर, टेक अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी। इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चरल व्यू लिया। स्ट्रक्चरल व्यू कैसे होता है, किसी का एक ढांचा देखना। और मैक्लेवर, पार्सन्स, लेपेयर, कूली एंड लीकॉक ने क्या करा, हैव गिवन अ फंक्शनल डेफिनेशन। इन लोगों ने क्या दी, फंक्शनल डेफिनेशन दी। तो गिन्सबर्ग, गिडिंग्स, कोल और क्यूबर ने समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण रखा है, जबकि मैकाइवर, पार्सन्स, लेपेरी, कूली और लीकॉक ने समाज की कार्यात्मक परिभाषा दी है कि उसमें फंक्शनैलिटी किस तरीके से होगी, काम किस तरीके से चलेगा, इस तरीके की डेफिनेशन दी है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है कि इन दोनों के अंदर आपको कुछ कुछ नेम दे दिए कि किसने स्ट्रक्चरल वे में सोसाइटी को देखा था और किसने फंक्शनल डेफिनेशन दी थी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर फ्रेम हो सकता है तो बिल्कुल आ सकता है। और ये जो नोट्स है ना, ये मैंने इग्नू से भी कुछ कुछ हैंडपिक करे हैं, कोई चूज करे हैं। तो ये वो कंसोलिडेशन है, तो आप ये बिल्कुल करिए, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि काफी सारे एग्जाम्स में इग्नू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और वहाँ इग्नू के नोट्स मतलब ऐसे माने जाते हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी कमिटीज बैठा के और फिर वो नोट्स फ्रेमिंग होती है कि वो एग्जाम्स के अंदर जनरली आ जाते हैं। तो वो बहुत बेस्ट नोट्स होते हैं, तो मैंने ये वहीं से लिया है। और बहुत ज्यादा इसमें मैंने चेंजेस नहीं करे हैं, मैंने रखा है कि सिमिलर ही रहे, ताकि है कोई अगर मैं चेंज कर दूंगी और जो नहीं चेंज था वो डायरेक्ट आ गया, क्योंकि फैक्चुअल पेपर है, आ सकता है। मैंने ज्यादा चेंज नहीं करा, तो आप ये बिल्कुल ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट इज मैक्स वेबर। वेबर फोकसेस ऑन द subjective meanings and motivations of individuals within society. He argues that society is constructed through social interactions and social interactions पे constructed है। सोशल इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स पीपल अटैच टू देयर एक्शंस। उनके किसी भी एक पर्सन के जो एक्शंस है उनको मीनिंग कौन दे रहा है, जो वो लोगों से अटैच हो रहे हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग वहीं से आ रही है, इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग सोशल फेनोमेना। इसी से क्या है, कॉम्प्रिहेंशन मिल रहा है सोशल फेनोमेना का। मैं एक बार दोबारा रीड करती हूँ। मैक्स वेबर समाज के भीतर व्यक्तियों के व्यक्तिपरक अर्थों और प्रेरणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका तर्क है कि समाज का निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। सोशल इंटरैक्शन से आपके समाज का जो एक वेब बनता है वो आपके सोशल इंटरैक्शन से ही तो बनता है। आप इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे, अगर आप एक बंद कमरे में ही रह जाएंगे, तो कैसे बनेगा समाज आपका। और सबके लिए समाज अलग है,